हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। जो भी विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के अंदर दृष्टि पर। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन को लेकर के। ठीक है, ईवीएस के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को साथियों, प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आसपास का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो भाई, पहला क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न को साथियों आराम से धैर्य के साथ समझना है। ठीक है, उसके बाद ही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वर्तमान के अंदर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम यानी कि ईवीएस की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सीटेट के अंदर हर बार जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो ईवीएस की 6 मुख्य थीम है। पहले तो ये ध्यान रखें कि ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के अंदर कुल मिला के 6 मुख्य थीम है। इनमें से कौन सी जो है वो मुख्य थीम नहीं है। ऑप्शन ए देखो, काम और खेल। ऑप्शन बी भोजन। ऑप्शन सी आवास। ऑप्शन डी हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो है वो ईवीएस की मुख्य थीम नहीं है। बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। काम और खेल की बात करें साथियों, काम और खेल की बात करें तो ये जो है वो ईवीएस के अंदर एक मुख्य थीम नहीं है। देखो, भोजन मुख्य थीम है, आवास जो है वो मुख्य थीम है। ठीक है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये मुख्य थीम है। तो देखो, एक नंबर पे भोजन, 2 पे आवास, 3 पे हम चीजें कैसे बनाते हैं। चौथी थीम है यहाँ पे कि चौथी थीम हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ परिवार और मित्र। ठीक है, परिवार और मित्र, ये हो गई 4 थीम। ठीक है, 5वीं थीम है यात्रा। ठीक है, और छठी थीम जो थीम है वो है पानी। तो इस प्रकार से ईबीएस के अंदर कुल मिला के 6 मुख्य थीम है। ठीक है, अत्यंत से ध्यान रखना, भोजन, आवास, ठीक है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार एवं मित्र और यात्रा और पानी। इनमें से कोई भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। इस या फिर इस प्रकार के प्रश्न आएगा कि कौन सी मुख्य थीम नहीं है, तो 4 ऑप्शन में जो है वो कोई सा भी थीम आ सकती है। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। देखो, भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा परिवार एवं मित्र, यात्रा और पानी, ये कुल मिला के ईवीएस के अंदर 6 मुख्य थीम है। अब देखो, यहाँ पे बात करें काम और खेल की, तो काम और खेल जो है ये क्या है, ये परिवार और जो मित्र है ना साथियों, परिवार और मित्र जो है इसकी एक उप थीम है। ठीक है, देखो, परिवार और मित्र तो क्या है, परिवार और जो मित्र है ये तो होगी मुख्य थीम है। ईबीएस के अंदर परिवार और मित्र जो है ये तो मुख्य थीम है, लेकिन काम और खेल की बात करूं तो ये इस परिवार और मित्र की एक उप थीम है। ठीक है, इसके अलावा देखो, काम और खेल है, पादप है, ठीक है, जंतु है, और साथियों यहाँ पे मैं बात करूं काम और खेल की, ठीक है, जंतु की, पादप की और रिश्तों की, तो ये जो है वो परिवार और मित्र की 4 उप थीम है। ठीक है, परिवार और मित्र की 4 उप थीमें हैं। एक तो होगी काम और खेल, एक होगी पादप, एक होगी जंतु और एक होगी रिश्ते। तो मुख्य थीम नहीं है, बल्कि परिवार और मित्र की काम और खेल जो है ये एक उप थीम है। इनकी चर्चा जो है वो हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ईबीएस के अंदर 6 मुख्य थीमें जो है वो कौन कौन सी है। ठीक है, भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है, परिवार और मित्र, यात्रा और पानी, ये मुख्य रूप से ईवीएस के अंदर आपके 6 मुख्य थीम है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई साथियों, देखो अगला क्वेश्चन है कि देखो, खेजड़ी जो है वो एक छायादार वृक्ष है। ठीक है, जिसकी छाया के अंदर बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये किस प्रदेश के अंदर पाया जाता है। अच्छा सुने, खेजड़ी जो है ये एक छायादार वृक्ष है। ठीक है, इसकी छाया के अंदर बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से किस प्रदेश के अंदर पाया जाता है। देखो, ऑप्शन ए मैदानी, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। साथियों, खेजड़ी की बात करें यहाँ पे तो खेजड़ी भाई जो है ये मरुस्थल के अंदर पाया जाने वाला एक वृक्ष है। ठीक है, देखो यहाँ पे मृस्थलाय या फिर लिखा आएगा रेगिस्तानी। ठीक है, ये एक रेगिस्तानी वृक्ष है खेजड़ी। ठीक है, देखो खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी जो है इसको एक तो ध्यान रखना, कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम पानी की आवश्यकता होती है। इस खेजड़ी वृक्ष को जो है वो कम पानी की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके पिछली बार सीटेट के अंदर पूछा गया था कि खेजड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या फिर पूछा गया था कि खेजड़ी के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है।
तो खेजड़ी एक तो ये जो है वो मरुस्थल के अंदर पाया जाने वाला पौधा है या फिर रेगिस्तान के अंदर पाया जाने वाला वृक्ष है, ठीक है। इसको जो है वो कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। खेजड़ी जो है वो एक मरुस्थलीय वृक्ष है। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है कि देखो क्रोटन के विषय में, ठीक है, क्रोटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यानी कि क्रोटन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो एक सत्य है। देखो क्रोटन की बात करें तो ये एक प्रकार का पौधा है क्रोटन, ठीक है। क्रोटन के बारे में आपको सत्य कथन के बारे में बताना है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि ये जो है वो फसलों के साथ में बोया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है कि क्रोटन जो एक पौधा है इसको फसलों के साथ में बोया जाता है, ठीक है। दूसरा कथन है कि इसकी जड़ें जो है ये अधिक गहरी नहीं होती है। तो इसकी जड़ें जो है ये अधिक गहरी नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। बिल्कुल देखो तीसरा कथन भी सही है, जब इसको फसल के साथ में बोया जाता है, ठीक है। अब फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है, इसका मतलब ये है कि जब फसल को पानी की आवश्यकता होगी तब ये जो क्रोटन है ना ये क्या करता है कि ये जो है ये अपना मुरझा जाता है, ठीक है। उस समय क्रोटन का जो पौधा होता है ये क्या करता है मुरझा जाता है, ठीक है। तब पता लगता है कि अब जो है वो फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। पिछली बार क्या होता है सीटेट के अंदर, साथियों सीटेट के अंदर देखो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है ये अपने फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। तो उसके अंदर आपके चार ऑप्शन थे कि कौन सा पौधा जो है वो फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है, कि कब जो है वो फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो ध्यान रहे क्रोटन जो है वो एक ऐसा पौधा है, ठीक है, जो फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जड़ें जो हैं वो अधिक गहरी नहीं होती है और इसको फसलों के साथ में बोया जाता है। तो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि ए बी और सी तीनों कथन जो है यहाँ पे सत्य हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट बैठेगा भाई, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 4 आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी और सी जो है वो तीनों। बढ़े आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी साथियों अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है ये किसके द्वारा होता है, ठीक है। पौधों के अंदर जो पौधे हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, किस गैस का पौधे जो हैं ये किस गैस का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन जो है वो पिछली बार सीटेट के अंदर पूछा गया था कि पौधे जो है वो किस गैस का अवशोषण करते हैं। तो ध्यान रहे CO2 का क्या करते हैं अवशोषण करते हैं। पौधे जो हैं वो गैस कौन सी लेते हैं तो CO2 गैस जो है वो लेते हैं, यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके पिछली सीटेट के अंदर पूछा गया था, ठीक है। अब देखो कौन सी गैस जो है छोड़ते हैं, ठीक है, कौन सी गैस जो है वो छोड़ते हैं तो O2 यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, और लेते कौन सी है CO2 लेते हैं, यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पे पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है ये किस अंग के द्वारा होता है, ठीक है, जड़ों के द्वारा होता है, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा। साथियों गैसों के आदान प्रदान की बात करें तो ये होता है पत्तियों के द्वारा, ठीक है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये किसके द्वारा पत्तियों के द्वारा जो है वो गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अवशोषण किस गैस का करते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कौन सी गैस छोड़ते हैं तो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके पूछे गए थे पिछली सीटेट के अंदर। तो प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार के से समझना है ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाए। बढ़े आगे देखो साथियों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि देखो विसर्पी लता से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है विसर्पी लता। देखो साथियों लता की बात करूँ तो एक तो होती है विसर्पी लता, ठीक है, और एक होती है आरोही लता, ठीक है। एक तो होती है विसर्पी लता और एक होती है आरोही लता। अब देखो विसर्पी लता क्या होती है, विसर्पी लता का मतलब होता है कि जैसे जमीन है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये जैसे जमीन होगी तो इस प्रकार से जैसे विसर्पी लता होती है वो इस प्रकार से फैल जाती है जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर जो है वो इस प्रकार की जो लता फैलती है उसको बोलते हैं विसर्पी लता, ठीक है। आरोही लता क्या होती है जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा पेड़ है और इसके सहारे खड़ी होती है। जो अपनी कौन सी आरोही लता तो है वो इस प्रकार से खड़ी होती है इसके सहारे। तो विसर्पी लता जो जमीन के ऊपर फैल जाती है, ठीक है, और आरोही लता का मतलब होता है कि ये जो है वो किसी वृक्ष के या फिर किसी जो है वो औजार के सहारे खड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं अपनी कौन सी लता आरोही लता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से इस चीज़ को
ठीक है। तो देखो विसर्पी लता का उदाहरण जो है वो कौन सा है, देखो खीरा ये विसर्पी लता का उदाहरण है, इसके अलावा खरबूजा विसर्पी लता का उदाहरण है, पुदीना भी अपनी विसर्पी लता का उदाहरण है, लेकिन देखो ये सभी जो है वो विसर्पी लता की उदाहरण है। ठीक है, खीरा खरबूजा और पुदीना ये जो है वो विसर्पी लता के उदाहरण है। इसके अलावा देखो अब मैं यहाँ पे बात करूँ आरोही लता की। आरोही लता मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो किसी डांसे के सहारे खड़ी होती है। ठीक है, आरोही लता का मतलब होता है कि ऐसी लताएं जो किसी डांसे के सहारे खड़ी होती हैं। अब देखो इसके उदाहरण कौन से, तो इसके उदाहरण एक तो ध्यान रखना मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट जो है वो ये इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ अमर बेल की। ठीक है, अमर बेल जो है ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा मैं बात करूँ मटर की, तो मटर जो है ये इसका उदाहरण है किसका, आरोही लता का, जो किसी डांसे के सहारे खड़ी होती है। तो इसमें एक तो ध्यान रखना मनी प्लांट, ठीक है, एक ध्यान रखना अमर बेल, एक ध्यान रखना मटर। ठीक है, ये तीनों जो है वो आरोही लता के उदाहरण है। बाकी विसर्पी में मैंने आपको बता दिया कि एक तो खीरा खरबूजा पुदीना ये जो है वो विसर्पी लता के उदाहरण है जो जमीन के ऊपर फैल जाती है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है ये बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पौधा है जिसका नाम है क्रोटन। ठीक है, क्रोटन जो है इसको फसलों के साथ में बोया जाता है। ठीक है, जब फसल को पानी की आवश्यकता होती है तब ये क्रोटन जो है ये क्या करता है, ये भाई मुरझा जाता है उस समय। ठीक है, तब पता चलता है कि हाँ अब जो है वो फसलों को पानी की आवश्यकता है, तो क्रोटन को फसलों के साथ में बोया जाता है। ठीक है, ताकि ये बता सकें कि फसल को जो है वो कब पानी की आवश्यकता है। तो इसमें देखो देखो साथियों समोद विद की बात करें तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे मक्का है, ठीक है, इसके अलावा गेहूँ है, इसके अलावा टमाटर है। ठीक है, देखो मक्का गेहूँ और टमाटर जो है ये किसके उदाहरण है, ये अपने उदाहरण है समोद विद के। ठीक है, समोद विद के उदाहरण है मक्का गेहूं और टमाटर। ये क्वेश्चन आपसे कई बार जो है वो पूछा गया सीटेट के अंदर। ठीक है, कि मक्का किसका उदाहरण है, गेहूं किसका उदाहरण है, टमाटर किसका उदाहरण है, तो ये ध्यान रखना ये समोद विद के उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा देखो जलोदभिद की बात करें तो जल में जो पौधे उगते हैं उसको हम बोलते हैं जलोदभिद। जो पौधे जल के अंदर उगते हैं, ठीक है, इसको हम जलोदभिद बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे कमल की बात करें, यहाँ पे कमल जो है ये एक जलोदभिद पौधा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कौन सा पौधा, हाइड्रिला, एक पौधा इसका नाम है कौन सा अपना हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला जो है ये एक जलोदभिद है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे जल लिली की। ठीक है, जल लिली जो है ये भी कैसा पौधा है, ये भी जलोदभिद पौधा है। ठीक है, जलोदभिद पौधा है। समोदभिद में मक्का गेहूँ और टमाटर, समोदभिद के अंदर मक्का गेहूँ और टमाटर। जलोदभिद की बात कहूँ तो कमल हाइड्रिला और जल लिली। इसके अलावा क्रोटन की बात कहूँ तो ये जो है वो फसलों को कब पानी की आवश्यकता होती है इस चीज़ को बताता है कौन सा, क्रोटन का पौधा। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि चमेली का तेल जो है वो इसके किस भाग से निकाला जाता है। ठीक है, चमेली का जो तेल होता है उसके किस भाग से निकाला जाता है। ऑप्शन ए फल से, ऑप्शन बी फूल से, ऑप्शन सी बीज से, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। साथियों चमेली के तेल की बात कहूँ तो ये जो है वो इसके फूल से निकाला जाता है। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चमेली का तेल जो है वो चमेली के फूल से निकाला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि पौधे वातावरण के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, पौधे जो हैं वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड होती है उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका अवशोषण करते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है उसको छोड़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि पौधे जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन है यानी कि O2 गैस जो है उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो मार्फिन औषधि जो है वो अफीम से मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मार्फिन जो औषधि होती है ये अफीम से मिलती है। अब देखो क्वेश्चन आपसे सीधा भी ऐसे पूछा जा सकता है कि मार्फिन औषधि जो है वो मिलती है, तो ध्यान रहे मार्फिन औषधि जो है ये अफीम से प्राप्त होती है। उसके बाद में देखो तीसरा कथन है कि पौधे जो हैं ये मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी है। साथियों यहाँ पे देखो पौधे जो हैं ये मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको बढ़ाती है, ठीक है, ना कि घटाते हैं। तो पौधे जो हैं ये मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।
पौधे जो हैं ये मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि पौधे जो हैं ये मृदा को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के अंदर सहायक होते हैं, यानी कि उपजाऊ बनाने के अंदर उत्तरदायी है। मृदा क्षरण के लिए जो है वो पौधे उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी ए और बी जो दोनों जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है वो ए और बी दोनों जो है वो सत्य हैं। ठीक है, पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है, CO2 का अवशोषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मार्फिन औषधि जो है वो अफीम से प्राप्त होती है। उसके अलावा पौधे जो है वो मृदा की क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पौधे जो हैं वो मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कथन ए और बी जो दोनों जो है वो यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा जो है उदाहरण एक उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। अतः निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, देखो कॉकरोच का रोशनी को देखकर छुप जाना, ठीक है, कॉकरोच का रोशनी देखकर छुप जाना, ये होता है उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। देखो उद्दीपन अनुक्रिया एक सिद्धांत है अपना CDP के अंदर, ठीक है, ये दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये दिया थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, इसको मैंने CDP के अंदर अच्छे से समझा रखा है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है ये किसके द्वारा, थॉर्नडाइक ने दिया है, और इसके अंदर क्या थ्योरी है, क्या इसके उदाहरण है, वो सारे जो है वो मैंने CDP के अंदर समझाई है। देखो कॉकरोच का रोशनी को देखकर छुप जाना, ये बिल्कुल एक उदाहरण है। ठीक है, सूर्य छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, ये भी बिल्कुल सही है। मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह के अंदर पानी आता, तो ये भी कितना सत्य है। यानी कि ये तीनों जो एग्जांपल है ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को फॉलो करते हैं, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉकरोच का रोशनी को देखकर छुप जाना, ये जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, ये भी उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, मनपसंद व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये भी उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। अच्छा सुनिए, निम्नलिखित में से किन जानवरों के मध्य एक सहजीवी संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए भैंस और बुगला, ऑप्शन बी गाय और भैंस, ऑप्शन सी गाय और बैल, या फिर ये सभी। साथियों सहजीवी संबंध की बात कहूँ तो यहाँ पे भैंस और बगुला के मध्य, ठीक है, भैंस और बगुला में क्या है कि सहजीवी संबंध जो है वो पाया जाता है भैंस और बगुला में। ठीक है, देखो भैंस जो है इसके पीठ के ऊपर बैठा रहता है बगुला। क्वेश्चन जो है वो सीटेट के अंदर पूछा गया था कि बगुला जो है ये भैंस की पीठ के ऊपर बैठता है। ठीक है, इसका कारण क्या है। क्वेश्चन जो है वो सीटेट के अंदर सीधा पूछा गया था कि भैंस के पीठ के ऊपर कौन सा बैठता है यहाँ पे पक्षी, तो ये बैठता है बगुला। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये भैंस के पीठ के ऊपर बैठ क्या करता है, कीटों को खाता है। ठीक है, जो भी कीट होते हैं उसको खाता है। तो बिल्कुल आपका वहाँ पे देखो ऐसे ऑप्शन थे कि वहाँ पे वो गाना गाने के लिए बैठता है, या फिर वो उड़ने के लिए भैंस की पीठ के ऊपर बैठता है। तो इस प्रकार से जो वो हैं वो भैंस की पीठ के ऊपर जो कीट होते हैं उसको खाता है। तो यहाँ पे ये भैंस और बुगला के अंदर जो है वो सहजीवी संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भैंस और बगुला। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, साथियों अगला क्वेश्चन है कि पक्षी जो है वो एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, यानी कि ऐसा क्यों होता है कि पक्षी जो होता है वो एक ही समय के अंदर दो अलग अलग चीजों को देख लेता है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए कह रहा है कि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं इसलिए होता है ऐसा, या फिर इनके शरीर के दोनों ओर आंखें होती है ऐसा होता है, या फिर इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती ऐसा होता है, या फिर उपरोक्त सभी। साथियों पक्षी जो होते हैं ये एक ही समय के अंदर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं। इसका कारण ये है कि इनके सिर के दोनों ओर जो है वो आंखें होती है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनके सिर के दोनों ओर जो है वो आंखें होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उल्लू और रैकून जो है वो सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, यानी कि उल्लू और रैकून जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। इसका कारण क्या है। ठीक है, ये नभचर हैं इसलिए, यानी कि आकाश के अंदर उड़ने वाले हैं इसलिए, रात्रिचर हैं, उभयचर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों उल्लू और रैकून की बात कहूँ तो ये जो हैं ये रात्रि के अंदर जागते हैं।
ठीक है। तो रात्रि के अंदर जागने वाले हैं, इसलिए ये रात्रिचर बोलते हैं इनको। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रात के अंदर जागते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रात्रिचर। तो उल्लू और रैकून की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ काला और सफेद रंग जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये रात्रिचर है, यानी कि रात के अंदर जो है वो जागते हैं। ठीक है। तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा रात्रिचर। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो हैं वो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है। बाज और गिद्ध जैसे कुछ पक्षी होते हैं जो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, ठीक है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं इसलिए, या फिर वे बहुत तेज उड़ते हैं इसलिए, या फिर उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पे मैं बात करूँ कि बाज और गिद्ध की, तो ये जो है वो इनकी दृष्टि जो होती है ये मनुष्य से, ठीक है, मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। ठीक है। बाज, गिद्ध और इसके अलावा ध्यान रखना चील। ठीक है। बाज है, गिद्ध है, चील है, ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ठीक है। इसका एक कारण है, और वो कारण है कि इनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। ठीक है। इसलिए ये जो है वो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ठीक है। बाज, गिद्ध और चील। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि देखो फाक्ता के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? फाक्ता क्या होता है? फाक्ता जो है ये एक पक्षी होता है। ठीक है। बिल्कुल ये जो है वो कबूतर की तरह दिखता है। ठीक है। फाक्ता जो है ये एक पक्षी है, जैसे आपने कबूतर देखा है तो कबूतर के जैसा ही एक पक्षी होता है, इसका नाम है फाक्ता। ठीक है। तो फाक्ता के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य है। देखो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये जो है वो निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर घोंसला बनाता है। ठीक है। निम्न ऊंचाई का बनाता है कि जहां पर जिस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो कम होती है, वहां पे ये घोंसला बनाता है। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये कैक्टस यानी कि नागफनी, ठीक है, कैक्टस, और इसको बोलते हैं नागफनी, कैक्टस को, ठीक है, नागफनी, तो पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला जो है वो बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सत्य है फाक्ता के बारे में? साथियों, फाक्ता की बात करूं तो एक तो ये कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर घोंसला बनाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। कैक्टस यानी कि नागफनी के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि कथन ए और बी जो है वो दोनों यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है। तो देखो एक तो फाक्ता जो है ये कम ऊंचाई वाले वृक्ष जो होते हैं उनके ऊपर घोंसला बनाता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो है वो कैक्टस के पौधों के बीच जो कांटे होते हैं, ठीक है, नागफनी के, उसके बीच में अपना घोंसला जो है वो बनाता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों यहाँ पे सत्य हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है वो निगलने का कार्य करता है? अच्छा सुने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है वो निगलने का कार्य करता है? यहाँ पे देखो अमीबा, पैरामीशियम, एक और तो दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, कौन सा प्राणी जो है वो निगलने का कार्य करता है? तो निगलने में अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों जो है वो निगलने का कार्य करते हैं, यानी कि एक और दो दोनों। यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम की बात करूं तो इनका अध्ययन जो है ये क्या जाता है प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आपके पूछा गया था कि निम्न में से किसके अंदर अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन जो है वो किया जाता है? तो प्रोटिस्टा की बात करूं मैं तो प्रोटिस्टा के अंदर, साथियों अच्छे से ध्यान रखना भाई, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों निकलने वाले प्राणी है, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलो नेक्स्ट, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य कथन है? ठीक है। सत्य कथन बताना है कि कौन सा जो है वो सत्य है। स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है, बिल्कुल सही है। स्पंज जो है वो एक प्रकार का बहुकोशिकीय जंतु है, क्योंकि इसका जो शरीर होता है ना वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। इसलिए इसको जो है वो बहुकोशिकीय जंतु बोलते हैं। स्पंज जो है ये एक बहुकोशिकीय जंतु है। ऑप्शन बी देखो, परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये भी ठीक है। परपोषी यानी कि जो अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाते हैं, ये जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है। केकड़ा जो है ये कशेरुकी जंतु है। देखो केकड़ा जो है ये कशेरुकी जंतु नहीं है। ठीक है। कशेरुकी जंतु का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिनका जो शरीर होता है वो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। देखो इसके अंदर बात करूं जैसे गाय,
इसके अलावा भैंस, इसके अलावा कुत्ता, ठीक है, इसके अलावा मनुष्य। ये सभी जो उदाहरण है ये कशेरुकी जंतु के उदाहरण हैं, ठीक है। गाय, भैंस, कुत्ता या फिर मनुष्य जो है इसको हम शामिल करते हैं कशेरुकी के अंदर, ठीक है। केकड़े की बात करूँ तो केकड़ा हो गया, ठीक है, केचुआ हो गया, ठीक है, इसके अलावा जैसे बिच्छू हो गया, ठीक है। केकड़ा, केचुआ और बिच्छू ये जो है ये अकशेरुकी जंतु हैं भाई, ठीक है। ये जो है वो अकशेरुकी जंतु है। कौन सा? केकड़ा, केचुआ, बिच्छू, ये अकशेरुकी जंतु है, ठीक है। अगर मैं कशेरुकी जंतुओं की बात करूं तो यहाँ पे गाय, भैंस, कुत्ता और मनुष्य ये है कशेरुकी के उदाहरण। और अगर आपसे केकड़ा पूछे, केचुआ पूछे, बिच्छू पूछे तो ये भाई जो है वो अकशेरुकी जंतु के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए और बी सत्य है, जबकि सी जो है वो असत्य है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी जो है वो सत्य है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए डेडपुल, ऑप्शन बी कैटरपिलर, ऑप्शन सी जो भी, ऑप्शन डी है शिशु। तो तितली के बच्चे को कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है बी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। तितली के बच्चे को कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमें ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या फिर ये सभी। तो ऊन की बात करूं तो इन सभी से हमें जो है वो ऊन प्राप्त होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भेड़, बकरी और खरगोश, ठीक है। इन तीनों से हमें जो है वो ऊन प्राप्त होता है, भेड़, बकरी और खरगोश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर प्राय बगुला पक्षी जो है वो बैठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, या फिर घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या फिर भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या फिर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। साथियों, भैंस की पीठ के ऊपर जो है वो बगुला नाम का पक्षी जो है वो बैठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण है कि भैंस के ऊपर ये परजीवी कीटों को खाता है, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, भैंस की पीठ के ऊपर परजीवी कीट को खाता है। कौन सा पक्षी? बगुला पक्षी, ठीक है। तो भैंस और बगुला के अंदर सहजीवी संबंध पाया जाता है, ठीक है। भैंस और बगुला के मध्य सहजीवी संबंध जो है वो पाया जाता है, और भैंस की पीठ के ऊपर बैठकर परजीवी कीटों को खाता है। कौन सा पक्षी? बगुला पक्षी, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीटों को खाता है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बहुत अधिक घुमाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है? पक्षी जो होते हैं ये अपनी गर्दन जो होती है उसको बहुत अधिक घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए, या फिर वो उड़ सकते हैं इसलिए, या फिर उनकी आंखों की पूतली घूम नहीं सकती, या फिर उनकी आंखें जो है वो छोटी होती है। साथियों, पक्षी जो होते हैं ना वो अपनी आंखों को बहुत ज्यादा घुमाते हैं। इसका कारण है कि उनकी आंखों के अंदर जो पूतली होती है वो घूम नहीं सकती, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, उनकी आंखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती इसलिए, ठीक है। तो ये थे ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।